माय डिअर फ्रेंड्स, मी सुहानी सूर्यवंशी आणि आज आपण पाहतोय ज्यांना 50 मार्क्स संस्कृत आहे तर त्यांनी कशा पद्धतीने अभ्यास करायचा आहे। याच्या आधी ऑलरेडी मी एक वीडियो अपलोड किया होता जिसमें हमने देखा था कि सबसे आसान अगर कोई पेपर आता है 10th के बोर्ड एग्जाम में तो वो होता है कंपोजिट का संस्कृत। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो कि गद्य विभाग में कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, आई मीन चैप्टर्स में से कौन सा क्वेश्चन आंसर के लिए पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट के लिए पूछा जाता है, वो सब बाइफरकेशन हम लोग देखेंगे। सेकेंड ये रहेगा हमारा डिस्कशन का पॉइंट कि पद्य विभाग में कौन से श्लोक बाय हार्ट करने होते हैं, कौन से श्लोक का सिर्फ मीनिंग पता हो तो भी चलता है, और कौन से श्लोक क्वेश्चन आंसर के लिए पूछे जाते हैं। ये सब हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको पहले से ये सब कुछ पता होना तो आप आसानी से प्लान कर सकते हो आगे का। और उसी के साथ साथ जब भी आप पढ़ाई करोगे आपको पता चलेगा कि पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको पता ही है सुगम संस्कृतम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं देंगे, गद्य पद्य के ऊपर ज्यादा टाइम देंगे। बट तब भी जिनको पता नहीं है उनको बता देती हूँ कि सुगम संस्कृतम जो है आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें आपको चित्रपद को संख्या और समय करना होता है। डोंट वरी, इन तीनों के ऊपर वीडियो अपलोड करने वाली हूँ तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन हमारा गद्य विभाग। जैसे कि आपको पता है गद्य विभाग के अंदर हमारे पास एक 100 वर्ड्स का पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, दो गद्यांश आपको दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 आ। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अ में अवबोधनम और शब्द ज्ञान ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो आ रहेगा उसमें अवबोधनम तो कॉमन है, बट सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा वो होता है जाल रेखा चित्रम यानी कि वेव डायग्राम कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी। इंडेक्स हम लोग ओपन कर लेते हैं, आप लोग भी ओपन कर लेना। आई होप इंडेक्स दिखाई दे रही है, यस मतलब आ रहा है तो इंडेक्स में। हाँ देखो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि गद्यांश के ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर्स में कौन से गद्यांश आते हैं। चाहिए तो मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ सो दैट ना आपको एक एग्जैक्टली क्लियर आइडिया मिले, और आप स्क्रीनशॉट भी लोगे तो भी चल जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है आद्य कृषक पृथुवैन्य। तो ये चैप्टर्स आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए पूछा जाता है। वैसे नहीं मित्र परीक्षा, ये भी क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आ, इनमें ये पैसेजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है स एवं परमाणु। अगर स एवं परमाणु का क्वेश्चन आई मीन पैसेज आपको दिया जाएगा तो इसके ऊपर कभी भी कह कम पद्धति का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मतलब अगर आपको पैसेज में कोई भी संवाद वाला चैप्टर दिया जाता है तो उसके नीचे अवबोधनम के अंदर कह कम पद्धति ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी बोर्ड ने डिसाइड किया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें आदि शंकराचार्य से एंड डन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आद्य कृषक पृथुवैन्य, व्यसने मित्र परीक्षा, स एवं परमाणु और आदि शंकराचार्य, इन चारों में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको अभी क्या करना है, मतलब अभी जब आप पढ़ाई करोगे तो इन चारों की जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको डाइजेस्ट या फिर अपना जो भाषा अभ्यास होता है हर एक चैप्टर के नीचे का वो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अभी हमने देखा कि ये जो भी सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 आ 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसके लिए 4 आउट ऑफ 4 अगर आपको स्कोर करना है तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए चैप्टर्स है वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। इन चैप्टर्स का आपको कभी भी मीनिंग लिखो, सरल अर्थ लिखो, ये सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इनके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2A में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही सिर्फ इनके ऊपर आपको पूछे जाएंगे, तो आपको बस उनका इनके लिए पढ़ाई करनी है। चलो, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला कह कम मदति वाला जो क्वेश्चन है वो कभी भी स एवं परमाणु के लिए नहीं पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आता है अवबोधनम के अंदर उचितम कारणम चित्वा वाक्य पुनर्लिखन। अभी इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको मैं एक एग्जाम्पल के लिए दिखाती हूँ आपको। डू वी हैव एन एग्जाम्पल हियर? एक मिनट, ये जो भाषा अभ्यास आता है ना, आई मीन अभ्यास पत्र, हाँ देखो यहाँ पे कैसा बोला है, उचितम पर्यायम चित्वा वाक्यम पुनर्लिखत। इस तरीके की क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि जो भी बराबर शब्द है वो दो ब्रैकेट में से चूज करके लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो लैग हो जाएगा, दो पीडीएफ मैंने ओपन किए तो थोड़ा सा ये लैपटॉप के लिए परेशानी होती है, बट उतना तो हम लोग एडजस्ट कर लोगे। चलो अभी उसके बाद नेक्स्ट देखो कह कम मदति। तो मैंने जैसे कि बोला संवाद वाले पार्ट के लिए नहीं आएगा, बट बाकी जो पार्ट है उनके लिए आ सकता है।
नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तरम लिखत। तो ये तो क्वेश्चन आपको पता होगा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉरी, ये तो मैं इसमें आगे छोटी सुधा में, हाँ, तो देखो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पूर्ण वाक्य में उत्तरक में। तो ह कम वदति में ऐसे कोई क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एक एक मार्क के लिए एक एक क्वेश्चन। फिर आता है वाक्य पुनर्लिखित व सत्यम अथवा असत्यम लिखत। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वाक्य पुनर्लिखित का बोला है मतलब पूरा सेंटेंस फिर से आप अपने आंसर शीट में लिखोगे और फिर उसके नीचे लिखोगे कि वो सत्य है कि असत्य है। ठीक है, पूरा सेंटेंस कंपल्सरी लिखना पड़ेगा, विदाउट सेंटेंस आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखोगे फिर नीचे लिखोगे वो सत्यम है, सत्यम, हाँ सत्य नहीं, सत्यम है कि असत्यम है, फिर उसके नीचे आपको लिखना है। ठीक है, डन। तो यहाँ तक तो डन कर दिया है हमने। नेक्स्ट है एषा गद्यांश कस्मात् पाठात् उद्धृतः। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें जो गिवन गद्यांश है वो कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया है। तो इसलिए अब तक हम लोग जब भी लैंग्वेजेस में पढ़ाई करते थे ना, इवन इंग्लिश हो या मराठी हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चैप्टर का नाम ही बताना होता है। पता है ऐसा, जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। बट संस्कृत में ऐसा नहीं चलेगा। संस्कृत में आपको उस चैप्टर का नाम एज अ क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये चैप्टर कौन, आई मीन ये पैसेज कौन से चैप्टर से लिया जा चुका है, ऐसे यहाँ पे पूछा है। तो आपको इसके लिए जब भी आप लोग पढ़ाई करोगे टाइटल याद रखना ही है, उसी के साथ साथ इसके अंदर क्या कंटेंट है वो भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ कंटेंट दिया है ना, तुमको पता ही नहीं टाइटल और कंटेंट में क्या रिलेशन है, तो कैसे लिख पाओगे। तो इसके लिए जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी पैसेज पढ़ोगे, ट्राई टू रिकलेक्ट कि उसका नाम क्या था। ठीक है, सो दैट आप आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओ, क्योंकि ये दिखता है एक मार्क का है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है संस्कृत में आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं 50 आउट ऑफ 50, 100 आउट ऑफ 100। सो उस मोमेंट पे ना एक एक मार्क का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक एक मार्क से हमारा जो वैल्यू है, आई मीन मार्क्स है, वो कम हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें हर एक मार्क को बहुत अच्छे से अटेंड करना है। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट आता है अमरकोशात शब्दम योजित व वाक्यम पुनर्लिखत। मतलब क्या, तो यहाँ पे ना आपको इस तरीके से कोई सेंटेंसेस दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मृग के नीचे अंडरलाइन किया है, तो मृग के अलावा आपको अमरकोश में से शब्द लिखने हैं। अभी अमरकोश इज लाइक अ डिक्शनरी, तो डोंट वरी, मैं आपको अमरकोश भी बता दूंगी कि कैसे शब्द याद करने हैं। तो अपने ही टेक्स्ट बुक में लास्ट के कुछ पेजेस पे आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे अमरकोश है। तो आपको उसमें से एक एक शब्द बाय हार्ट करना होता है, कौन सा करना है कैसा करना है मैं सब बताऊंगी आपको, विद टाइम सब पता चल जाएगा। बट उसमें से ही शब्द आपको याद रखने होते हैं और एग्जाम में लिखने होते हैं। उसके अलावा तुम लोग मुर्गा को कल मोर लिख दोगे, नहीं चलेगा, आई सॉरी मुर्गा को हरिण लिख दोगे, बट अगर वो अमर कोश में नहीं है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो भी वर्ड अमर कोश में है वही यहाँ पे लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं। अभी अमर कोश वगैरह ये सब मैं आपको बता दूंगी, उसके बारे में डोंट वरी, जस्ट मैं अभी आपको पेपर पैटर्न एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। अभी नेक्स्ट है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में क्या होता है, तो आपको जो गिवन पैसेज है उसके अंदर से आपको कोई भी दो धातु साधित शब्द या फिर प्रथमा विभक्ति वाला हो, द्वितीय विभक्ति जो भी मेंशन किया हुआ हो, उस विभक्ति के शब्द ढूंढ के लिखने होते हैं। तो जब भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसी वक्त मैं आपको बता दूंगी कि ये कौन से विभक्ति का वर्ड है, वो आप टेक्स्ट बुक में लिख लेना, सो दैट बाय द टाइम ऑफ एग्जाम आपको पहचानने की आदत पड़ जाए की ये कौन से विभक्ति का शब्द है। त्यानंतर नेक्स्ट आहे विशेषणम विशेष शब्द। आता हे ओळखायचं कसं, हे पण मी तुम्हाला चॅप्टर शिकवताना सांगणार। विशेषणम और विशेषण की विभक्ति हो, वचन हो, लिंग हो, सब एक होता है। तो कैसे पहचानने का वो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट इज संधि ही। संधि ही में आपके पास ना अगेन इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी मैं, कुछ रूल्स होते हैं उसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इवन जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तब जो 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 इंपॉर्टेंट संधि होती है वो मैं बता देती हूँ, तो आप वो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है लकारम लिखत। तो देखो इसमें ना आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, लेट मी टेल यू कहाँ गए क्वेश्चंस। लकार लकार लकार, हाँ देखो यहाँ पे कैसा है कि आपको कोई भी एक सेंटेंस दिया जा चुका है और सेंटेंस के एंड वाले वर्ड को अंडरलाइन किया है और आपको इसका लकार पहचानना है। तो अभी आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए लट लकार, लोट लकार, डूट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, यस इतने सारे लकार है, इनमें से कोई भी लकार का आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आपको वो लकार जो है वो पहचानना होगा। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो ये लकार भी आपको बता दूंगी मैं, डोंट वरी। ओके ठीक है, चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट है अभी दूसरा गद्यांश में अवबोधन के क्वेश्चंस तो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जाल रेखा चित्रम देखो किस तरीके से पूछा जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। देखो इस तरीके से कोई आपको वेब डायग्राम दी जाएगी कंप्लीट वगैरह करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको सारे पैसेज में इसके आंसर्स मिल जाएंगे, आपको बस उसके हिसाब से इसके आंसर्स लिखने होते हैं। राइट, चलो तो यहाँ पे हमारा गद्य विभाग हो गया है। अभी देखो गद्य के अंदर गद्यांशम पठित्वा सरलार्थम लिखत, मतलब आपको एक 4 to 5
सेंटेंसेस का गद्यांश दिया जाएगा और उसका आपको मीनिंग लिखना है। अभी तक हमने जो 4 चैप्टर्स देखे, आद्य कृषक बुद्धवेन्या, रसने मित्र परीक्षा, स एवं परमाणु, आदि शंकराचार्य, उनमें से कोई भी पैसेज आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, देखो हर एक क्वेश्चन के डिसाइडेड चैप्टर से वो वहीं पे ही पूछे जाते हैं। अब मैं इन्हें पर्पल, कौन सा पर्पल है इसे हाईलाइट करती हूँ। देखो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आते हैं संस्कृत नाट्य युग्म और नदी सूक्त। तो ये जो चैप्टर्स है इनमें से आपको 5-5 लाइंस दी जाएंगी जिसका आपको मीनिंग लिखना है। मीनिंग मतलब ट्रांसलेशन लिखना है बेसिकली। मराठी में लिखोगे अगर आप मराठी मीडियम या फिर सेमी इंग्लिश से हो, और इंग्लिश में लिखोगे अगर आप प्योर इंग्लिश मीडियम से हो। ठीक है, तो ये आप कौन से मीडियम से उसके हिसाब से देख लेना। अभी यहाँ पे बोला गया है कि 2 में से एक, तो मुझे बताओ, एक तो 2 ही चैप्टर्स है, दोनों चैप्टर्स में से 5-5 लाइंस आने ही वाली है। अगर तुम लोग दोनों नहीं करके गए, दोनों में से कोई एक भी करके गए तो भी तो चलने वाला है। मतलब ऊपर ऊपर से देखा जाए तो आपको अभी पता चल रहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक चैप्टर नहीं किया तो भी चलने वाला है। तो इतना इजी है संस्कृत। ठीक है, तो इसमें मतलब इस क्वेश्चन के लिए इन दोनों में से कोई एक को ही आपको अच्छे से करना है। मैं पढ़ाऊंगी दोनों, दोनों आपको आने चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं माध्यम भाषा उत्तरक में, इसके लिए दोनों आपको आने चाहिए। बट जब परफेक्ट आप करोगे कोई एक, तो दोनों में से एक को ही चूज कर लेना। ठीक है, चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है माध्यम भाषा उत्तरक। अभी देखो मैंने पहले जो 4 चैप्टर बताए थे वो, अभी जो 2 चैप्टर बताए वो, इन सबको मिला के किसमें से भी कोई भी 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जिसमें से एक का आंसर आपको देना है। अब चांसेस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि जो पिछली बार आए थे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस उनको एक्सक्लूड करके इस बार पूछा जाएगा। तो ऑफ कोर्स वो 2 चैप्टर तो चले गए। अभी हमारे पास है ही कितने चैप्टर, 6, उनमें से 2 चले गए। तो जो बचे हुए 4 है उनमें से ही आपको करना है माध्यम भाषा के लिए, राइट। तो मतलब इतना आसान, इतना स्ट्रेटेजिकली मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्किप करना है, तो आसान लगेगी आपको सबसे, डोंट वरी। तो देखो अभी अभी से नहीं बताऊंगी मैं कौन से चैप्टर छोड़ने, ये आपको लास्ट में पता चलेगा। अभी तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अभी जो इनिशियल डेज है, स्टार्टिंग डेज में तो सब पढ़ना पड़ता है। और एक हिंट दे देती हूँ कि जो भी माध्यम भाषा के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्योर स्वाध्याय बेस्ड या फिर माध्यम भाषा बेस्ड होते हैं, आई मीन सॉरी भाषा अभ्यास बेस्ड होते हैं। तो इसके लिए डोंट वरी, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे, एक्स्ट्रा और बाहर कहीं से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए ये बेस्ट पार्ट है या फिर ये अच्छा पार्ट है। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखो तृतीय विभाग, दैट इज पद्यम। सो गद्यम के बाद हमारे पास आता है पद्यम। पद्यम जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इट्स फॉर 10 मार्क्स ओनली, मतलब ओनली तो नहीं बोलूंगे बट 10 मार्क्स की। अभी देखो मैं ये इन सबको इरेज कर देती हूँ, ये जो मार्किंग्स मैंने यहाँ पे किए हैं, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे गद्य की ओर, पद्य की ओर। इनकेस अगर आपने अपने टेक्स्ट बुक पे नहीं किया होगा तो ये लिख के रख लो, क्योंकि बार बार कंफ्यूज हो जाओगे आपकी किसके लिए क्या पढ़ना है, तो इसके लिए ये बेस्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि आपको 6 to 8 लाइंस दी जाएगी, मतलब 4 श्लोक आपको दिए जाएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं। देखो अभी इसके अंदर श्लोक कौन से पूछे जाते हैं वो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला श्लोक है हमारा, दैट इज सूक्ति सुधा। ये पूछा, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है हमारे पास युग्ममाला, उसके बाद आता है हमारे पास वाचन प्रशंसा, फिर आता है चित्र काव्य, फिर आता है मानव का धर्म। तो ये जो 1 2 3 4 5 जो हमारे पास पद्य है, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें से कोई भी 4 श्लोक आपको दिए जाएंगे, इन 5 में से कोई भी 4 श्लोक आपको दिए जाएंगे और उसके ऊपर जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। अब एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि श्लोक के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि का गुरुनाम गुरु, ऐसे क्वेश्चंस आपको एक वाक्य में दिए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि श्लोक कौन सा पूछा है। विशेषण विशेषण मैं बता दूंगी। जाल रेखा चित्र मतलब ऐसा कुछ आपको फिल करने के लिए दिया जाएगा। फिर है धातु साधित या फिर अव्यय लिखो, ये भी मैं आपको जब श्लोक पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी। संधि विग्रह भी मैं बता दूंगी। अभी नेक्स्ट आता है पद्य शुद्धे पूर्णेच लिखत। अभी इसमें क्या आता है कि आपको कोई भी श्लोक के इनिशियल के 2 लाइंस और 2 शब्द और एंडिंग के 2 शब्द दिए जाएंगे और बीच का आपको खुद से याद करके फिल करना है। तो इसके लिए आपको श्लोक याद होने चाहिए। तो अभी इतने जो 5 के 5 मैंने चैप्टर्स मुझे श्लोक बताए, मतलब गद्य बताए, सारे पाठ करोगे क्या, आई मीन सारे बाय हार्ट करोगे क्या, नहीं। तो कौन सा बाय हार्ट करना है, अभी सिर्फ उनको मैं ये जो पर्पल कलर है उससे हाईलाइट करती हूँ। ऐसा नहीं होगा ना, पहले तो सबका हाईलाइट निकाल देती हूँ फिर हम लोग हाईलाइट कर पाए। हाँ देखो अभी कौन सा रट्टा मारना है उनको बस याद रखो। सूक्ति सुधा आपको बाय हार्ट करना है क्योंकि ये फिल करने के लिए पूछा जाता है, युग्ममाला पूछा जाता है और
चित्र काव्य पूछा जाता है। मानव धर्म और वाचन प्रशंसा आपको कभी भी बाय हार्ट नहीं करने हैं, आपको इन तीनों के ही श्लोक बाय हार्ट करने हैं। उसमें भी देखो तीन में से कोई भी दो ही आपको करने हैं, तो इन तीनों में से कोई भी एक आप एंड मोमेंट पे स्किप करोगे तो भी चलेगा, कोई भी दो आपको यहाँ पे करने होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं कितना इजी है। अभी देखो, अभी ये तो हो गया कि पद्य शुद्ध है, पूर्णेच लिखत के लिए क्या करना है। अभी नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है माध्यम भाषा सरलर्थम लिखत, मतलब आपके पास जो श्लोक दिया गया है उसका या तो मराठी मीडियम से हो तो मराठी में लिखो, सेमी से हो तो भी मराठी में लिखो, इंग्लिश से हो तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखो। तो इसके लिए आप मुझे पूछोगे आपकी सुक्ति सुधा वाला सबका ट्रांसलेशन करना है क्या? नहीं, ट्रांसलेशन वाले श्लोक अलग है। अभी मैं जो हाईलाइट कर रही हूँ वाचन प्रशंसा और मानव धर्म, सिर्फ इन दोनों का ही ट्रांसलेशन आपको याद रखना है, इसके श्लोक याद नहीं रखने हैं। इसका बस मतलब श्लोक रट्टा नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रांसलेशन के लिए तो थोड़ा बहुत याद रखना ही पड़ेगा, बट श्लोक रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और जो पर्पल कलर में तीनों को हाईलाइट किया है उनका आपको मीनिंग इतना पता होने की जरूरत नहीं है, बस श्लोक बाय हार्ट होने चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि आपको कौन से चीज के लिए क्या करना है, ये संस्कृत ने पहले से बता दिया है। तो देखो इतना ही आता है पद्य में और गद्य में। सो पद्य गद्य हमारा डन है। पद्य गद्य में क्या आता है मैंने बता दिया। उसके बाद ये जो सारे सेक्शन है भाषा अभ्यास चतुर्थ विभाग वाला, इसके अंदर मैं आपको कौन से टेबल्स आते हैं वो टेबल्स के अलग वीडियो रहेगा उसमें बता दूंगी। ये जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4E, इसका पूरा एक वन शॉट बनेगा जिसमें मैं सारे जो अपने वाक्य निर्माण कुरु के लिए जो भी लगने वाले सारे वर्ड्स है उसको मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगी, तो वो उसका एक वन शॉट बनेगा। संख्यावाचक का एक पूरा वन शॉट बनेगा जिसके अंदर हम लोग सारे संख्यावाचक लिखने का ट्राई करेंगे। समास का एक पूरा वीडियो बनेगा या फिर पार्ट्स में वो मैं देख लेती हूँ कैसे बनाना है। और बाकी वाच्य परिवर्तन, एक्चुअली आपको परिवर्तन नहीं आपको बस परिचय है, तो उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। तो बाकी ग्रामर के सेक्शंस के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन दैट वीडियोस आएंगे। अभी पहले तो आपको इंट्रोडक्शन में गद्य पद्य का इंट्रो होना जरूरी था, तो वो मैंने करवा दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एग्जैक्टली किसके लिए क्या और कैसे पढ़ना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अभी सेक्शन करके पूरा हो गया, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, तो आ जाना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।